Hello and welcome to CVR News Network, and you are watching CVR English Inside News, and I'm Sandeep. Protesters gathered in Shimla, Himachal Pradesh to demonstrate against the alleged illegal construction of a mosque in the Sanjoli area. During the rally, tensions escalated as demonstrators attempted to remove the barricades at the Delhi Tunnel East portal. The protesters were voicing their concern over what they claim is unauthorized construction, which they believe violates local regulations and community sentiments. The situation intensified when the protesters accused the Himachal Pradesh government, led by Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu, of using the excessive force. According to the protesters, despite their intention to conduct a peaceful demonstration, the police responded with a lathi charge. They claimed that the police action targeted women and members of the Hindu community, further inflaming the situation. Himachal Pradesh Government Minister Anirudh Singh had previously acknowledged the issue, stating that the construction in question was indeed unauthorized and should be dismantled. However, this official stance did little quell unrest. Protesters felt that the government's response not only failed to address their grievances but also exacerbated the situation through forceful measures. There was a broader tension between local authorities and the community groups over the mosque construction, highlighting the ongoing conflicts and the challenges of managing public dissent and regulatory compliance. पूरा हिंदू समाज शांतिपूर्ण तरीके से संजौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया। देखिए, जो अवैध निर्माण हुआ है, इसके विषय में आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी देखा कि हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया कि अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है शांतिपूर्ण तरीके से संजौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और हमारी जो सभी लोग थे उनको अलग अलग किया गया। आप कहाँ जा रहे थे? रोका गया आपको? हम संजौली जा रहे थे, लेकिन हमारे को रोका गया, लाठीचार्ज किया। कोई जख्मी भी हुआ है? पूरा हिंदू समाज है शांतिपूर्ण तरीके से संजौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया। After filing her nomination, Congress candidate from Jalona Assembly constituency, Vinesh Phogat, said, "It is a matter of good fortune for me that I am entering the politics. We are working hard for the welfare of every section. I am grateful for the love of the people of Jalona are giving me."
जन देखा, हमने भी अपनी आंखों से देखा। आप किस तरह से इस प्यार को देख रही है और चुनाव में क्या देख रही है बीजेपी के लिए और अपने लिए खासतौर पर? देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक फील्ड में आई हूँ और वहाँ पे मैंने पहली बार एक कदम रखा है। आज ऑफिस में आके मतलब सर से मिलके ऐसे लगा, और भाई साहब आए हैं तो मतलब जीत पक्की समझो। हम लेकिन मेहनत कर रहे हैं और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए, तो हम अपनी जीत और मेहनत कर रहे हैं। और सतपाल जी का आशीर्वाद रहेगा। इन्होंने भी अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने लोकसभा के लिए जो जीत यहाँ से जीन जुलाना से मिली थी, मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज्यादा हम प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिले। और भाई साहब जो बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार में आए हम और हर एक वर्ग का भला हो, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जुलाना के लोगों ने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, उनके प्यार के ऊपर, सम्मान के ऊपर मैं हमेशा खरी उतरूंगा। शुरुआती दौर में कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको जुलाना से? तो शुरुआती दौर में 2-3 दिनों में देखिए, जुलाना के लोगों ने मुझे बेटी माना है बहू से ज्यादा, लेकिन मेरी शादी हुई थी यहाँ पे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को 2 जगह से प्यार मिल रहा है। जहाँ पैदा हुई थी वहाँ से तो मिला ही है, अभी जहाँ पे नई जगह पे मैं आई हूँ तो मेरे को उससे भी ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो मैं एक बहुत भाग्यशाली लड़की हूँ। और बाकी कोई सवाल हो एक बार करने के बाद दोबारा होगी, जाहिर सी बात है। जीत के लिए आपने तमाम पूरे गांव का आशीर्वाद दिया, एक जन देखा, हमने भी अपनी आंखों से देखा। आप किस तरह से इस प्यार को देख रही है और चुनाव में क्या देख रही है बीजेपी के लिए और अपने लिए खासतौर पर? देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक Union Minister Piyush Goyal has strongly condemned Congress MP Rahul Gandhi's statements accusing him of defaming India on the international stage and suggesting that Gandhi's remarks are part of the deliberate strategy by the Congress party to attack Prime Minister Modi. Goyal criticized Gandhi for allegedly meeting with anti-national figures and terrorist-related individuals, asserting that such actions are shameful and harmful to the nation. He called for Gandhi to apologize to the country and its citizens for the hurt caused by his statements. Anything related to import or export normally is coming in from the DGFT's office. But you have a very valid point. There are several other decisions often taken which may not directly relate to import-export but may impact importers and exporters. So that is why this program also was an interministerial program. And we are already in dialogue both at ministerial level and with officials, talking to all the ministries to see how we can ensure seamless flow of data and this platform becoming all-encompassing. Of course, we also have the Gazette, and any ministry takes a decision which is gazetted, that would be available with DGFT through the Gazette of India. On the political front, sir, we have seen that from the foreign soil, Rahul Gandhi has made some remarks which are being termed as anti-national by BJP. What's your take on this? Do you think they are not anti-national? Can anybody in his right mind justify or endorse the deplorable statements, the absolutely shameful manner in which India and every Indian is being defamed on foreign soil by a senior leader of the Congress, Mr. Rahul Gandhi? I think it is an agenda, it's a well-thought agenda of the Congress party. I think it is by deliberate choice that Shri Rahul Gandhi is making these statements, because the Congress party, in its desire to attack Prime Minister Narendra Modi and this third term that the people of India have given Mr. Modi, they are so frustrated that in their frustration, they cannot differentiate between a political adversary and the nation. I think I have also been in the opposition for many years. Whenever we were on foreign soil, we always spoke good about India. We were proud about our nation. Our motherland, for all of us, is treasured. It is shameful the way he meets anti-national people, the way he meets terrorist-related individuals, the way he casts aspersions on entire communities. Mr. Rahul Gandhi should apologize
not only to in Bharat, to the country, but he should apologize to every single citizen of India who has felt hurt. मैं घोर निंदा करता हूं इस प्रकार के बहुत ही शर्मनाक व्यवहार के लिए जो श्री राहुल गांधी जी ने विदेशी देश में जाके किया है। और ये कोई पहली बार नहीं, हर बार वो जाके विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करते, भारत की आलोचना करते, भारतवासियों के ऊपर टिप्पणी करते, भारत को बांटने की कोशिश करते। और इस बार तो हद पार हो गई कि कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है उसके ऊपर भी संदेह कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं। ये निंदनीय तो है ही, पर देश के साथ बहुत ही घोर अपराध किया है। Because anything related to import or export normally is coming in from the DGFT's office. But you have a very valid point. There are several other decisions often taken which may not directly relate to import-export but may impact importers and exporters. So that is why this program also was an interministerial program. And we are already in dialogue both at ministerial level and with officials, talking to all the ministries to see how we can ensure seamless flow of data and this platform becoming all-encompassing. Of course, we also have the Gazette, and any ministry takes a decision which is gazetted, that would be available with DGFT through the Gazette of India. On the political front, sir, we have seen that from the foreign soil, Rahul Gandhi has made some remarks which are being termed as anti-national by BJP. What's your take on the subject? Do you think they are not anti-national? Can Agricultural Minister Shivraj Singh Chauhan's statement underscores the India's government's deep commitment to agricultural and farmer welfare, framing it as a top priority for Prime Minister Narendra Modi. He emphasizes that serving farmers is of such importance that it is akin to their scared duty. Recently, farmers in Madhya Pradesh faced distress because soybean prices were falling below the minimum support price. In response, the government had previously allowed the states like Maharashtra and Karnataka to purchase soybean at MSP. To further address the issue, Chauhan announced that the Madhya Pradesh government's proposal to buy soybean at MSP has been approved. This decision assures Madhya Pradesh farmers that they will receive a fair price for their produce, elevating their concerns and reflecting a broader commitment to stabilizing the agricultural sector and supporting the farmer livelihood during the market fluctuations. की जो दरें हैं, जो एमएसपी है, कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे। सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। Leader of the opposition in the Himachal Pradesh Assembly, Jairam Thakur, has criticized the Congress government's handling of the Sanjauli Masjid issue. He expressed concern that the imposition of the BNSS 163 appears to be an attempt to suppress the public sentiment. Thakur emphasized the importance of peaceful protest adherence to the law, urging that any unauthorized construction be addressed promptly. His comments reflect a call for a balanced approach to managing the situation while representing public grievances and maintaining the legal order. विलंब होते देख करके लोगों में गुस्सा है। हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है और कभी भी यहाँ कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट देखने को बहुत ज्यादा आज तक मिले नहीं है।
लेकिन एक परिस्थिति इस प्रकार की जो बनी है, जिस पर सरकार को संज्ञान लेने के साथ साथ में उसमें आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसमें विलंब होते देख करके लोगों में गुस्सा है। और मैं इस बात को मैं देख रहा हूं कि जो हिंदू संगठन है और यहां के स्थानीय लोग हैं, उनकी जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और साथ ही हम अपील किए हैं, पिछले कल भी किए हैं, आज भी हम कर रहे हैं कि हम शांति प्रिय ढंग से अपनी बात को रखें। कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करें। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और विभिन्न संगठनों के जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है। ये स्थिति की आवश्यकता नहीं है इस तरह की। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि जो भी हमारे समाज के लोग ऐसे हैं जो इस सारी बात से आहत हैं, प्रदर्शन जहां भी करें शांति प्रिय ढंग से करें, कानून का उल्लंघन ना करें। और सरकार से मेरा इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो निश्चित रूप से प्रयास करिए कि इस काम का इस Union Minister Hardeep Singh Puri has criticized Congress leader Rahul Gandhi for what he calls intemperate and outlandish statements about the Sikh community. Puri accuses Gandhi of engaging in divisive politics based on falsehoods and points out large grievances involving in Gandhi's family. He specifically mentions the 1984 anti-Sikh riots during Rajiv Gandhi's tenure as a Prime Minister and previous attack by Darbar Singh by Gandhi's grandmother. Puri emphasizes that despite these issues, he has never faced discrimination regarding his turban and that the turban is respected within the community. नहीं, बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सिविल सर्विस करियर में लगाया, वेदर दे वर जनरल्स इन द आर्म्ड फोर्सेस, चीफ कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स या मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, रिटायर्ड एम्बेसडर्स, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वो हमारे साथ फॉर्मली बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो वी वेलकम देम और पटका बनाया उनको, उनसे मिस्ड कॉल करवाई, उनको डिजिटली उनसे फॉर्म भरवाए एटसेट्रा। तो उन्होंने ये भी कहा कि अभी और बहुत लोग हैं रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स जो जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने ये सजेशन दिया कि अगर तो 15-20 के ग्रुप है तो वो हम यहाँ पे मिल सकते हैं इस फॉर्मेट में। अगर बड़े ग्रुप हैं 50-100 के, तो जिस एरिया में रहते हैं तो हम वहां पे पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई मंत्री जाके उनका स्वागत कर ले। तो एक शुरुआत है और बड़ी खुशी की बात है कि इतनी इंथुजियाज्म सुनी। इन्होंने जो बयान भी दिया, उस बयान में इन्होंने ये बोला कि वो जो भारतीय जनता पार्टी की कोर फिलॉसफी है कंट्री फर्स्ट की, वो उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। और इनमें से कई लोग रिटायरमेंट के बाद बहुत सक्सेसफुल और नया करियर चला रहे हैं। एक साहिब ने बोला कि वो एक रेडियो स्टेशन चला रहे हैं, उसको पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग इनकम आईटी कंपनी चला रहे हैं, 500 उनके पास वर्कर्स हैं, वो भी पार्टी के काम पे लगाना चाहते हैं। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट और एक नया उत्साह, ऊर्जा आ रही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। सर, राहुल गांधी अमेरिका के दौरे और देखिए, राहुल गांधी जी इज नोन फॉर इनटेम्परेट और आउटलैंडिश स्टेटमेंट। इस समय तो उन्होंने बिल्कुल लाइन क्रॉस कर दी है और उन्होंने झूठ पे तोड़फोड़ की राजनीति पे आ गए। कल शाम तक तो हमें ये लग रहा था कि भाई ये क्यों उन्होंने बोला क्या, पर एक आज वो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो साफा नहीं पहनते हैं, जो कहते हैं कि सिखों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, सरेआम झूठ बोलते हैं।
तो लगता है राहुल गांधी जी इंस्पिरेशन उनसे ले रहे हैं। और मैं राहुल गांधी जी को दोबारा एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमारे इतिहास में एक ही मौका था जब 3000 लोग हमारी कम्युनिटी के इनोसेंट लोगों पे का कत्लेआम हुआ, और उस समय इनके पिताजी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, और इनकी ग्रैंडमदर ने, राहुल की ग्रैंडमदर ने दरबार साहब पे हमला बना था। तो इनका तो सिख रिलीजन के साथ ये है। तो मेरी उम्र जो होगी 62 साल से तो मैं पगड़ी पहन रहा हूं, उससे ज्यादा देर मैंने कड़ा पहनो। मेरे तो आज तक कभी मेरे कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ कि कभी किसी ने हमें पगड़ी पहनने से रोका हो या किसी को इस एरिया में कोई तकलीफ आई हो। आपने एक जिक्र भी किया, अभी अमेरिका में जाते थे तो चेक होती थी। नहीं, बिल्कुल। और वो लोग बहुत सेंसिटिव हैं और पगड़ी का बहुत सम्मान होता है। राहुल गांधी ने चाइना को लेकर के भी कई चीजें बोल गए। उनको बोला कि चाइना वो टेरिटरी लेके, उनको बोला फिर आप इतनी गहरा संबंध क्यों रखते हैं उनसे? आपने पार्टी टू पार्टी लेवल भी कोई एमओयू साइन किया है, उसके क्या क्लॉजेस हैं, उनसे पूछना चाहिए। सर, जम्मू का चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं और उमर अब्दुल्ला की 370 वापस लाएंगे। जितनी उनकी अकल है उतनी बात करेंगे ना। 370 एक ट्रांजिएंट प्रोविजन थी। During a public rally in Anantnag, Congress chief Mallikarjun Kharge said that BJP gives a lot of speeches, but there is a lot of difference between action and words. No matter how much BJP tries, Congress and NC's alliance won't weaken. We have shown our strength in the parliament. We will move forward with the same strength, he said. नौकरियां जम्मू कश्मीर में खाली है। 1 लाख अगर हम आएंगे 1 लाख नौकरियां भर देंगे, नौजवानों को मिलेगा, क्योंकि ये लोग आपको गरीब रखना चाहते हैं। नौजवानों को सभी, एक मिनट, एक बार, ये लोग कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को गरीब का गरीब रखना चाहते हैं। इसीलिए तो नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे, जो खाली है। इन्होंने तो कोई बड़ी फैक्ट्री लाए नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कोई फैक्ट्री करी नहीं, लेकिन जो है सो सरकारी नौकरियां भी इन्होंने भर्ती नहीं की। इसीलिए आप सबको काम करना है और यहाँ पर कांग्रेस और एनसी को लाना है। अगर आया तो टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स को हम फोकस करेंगे। और जितने भी स्कूल आज बंद हो गए हैं, 4400 सरकारी स्कूलें बंद हो गई, उसको हम चालू करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर शिक्षा हम देंगे तो तभी हमारे लोग आगे आ सकते हैं। तो जो मैं कह रहा हूं, मैं जुमले नहीं कह रहा हूं। Union Minister Ashwini Vaishnav announced a commitment of rupees 1.5 lakh crores in investment for Uttar Pradesh, highlighting the state's growing appeal to investors. He emphasized that they represent a significant shift, with industries that has been absent from India for decades now showing interest. Vaishnav stressed the need for careful planning and foundational work to support this new industrial growth in Uttar Pradesh. सेमीकंडक्टर के लिए जो विजन है, वो विजन एक नई इंडस्ट्री बनाने का है। जैसा कई इंडस्ट्री लीडर्स ने कहा, 50-60 वर्षों से ये तपस्या, 50-60 वर्षों से ये आकांक्षा देश की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आए। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आना इसलिए जरूरी है कि जब चिप्स बनती है, उन चिप्स से बहुत सारी चीजें बनती हैं। मोबाइल फोन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो, टीवी हो, ट्रेन हो, ऑटोमोबाइल हो, कार हो, स्कूटर हो, लाइट हो, स्पेस में जाने वाले सैटेलाइट्स हो, हर चीज में चिप्स लगती है। इसीलिए बहुत जरूरी था कि ये इंडस्ट्री भारत में स्थापित हो। और बहुत कम समय में आज एक अच्छी अपने पास उपलब्धि है। 5 इंडस्ट्रीज, 5 यूनिट्स अप्रूव हो गए और उसमें से 2 में कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा तेजी से चल रहा है, बाकी 3 का कंस्ट्रक्शन जल्दी चालू होगा। सबने, इंडस्ट्री ने
यूनिवर्सिटीज के साथ, एकेडेमिया के साथ पार्टनरशिप्स अपनी बना ली है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम भारत में आ रहा है। आप देखिए, जब इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स के साथ आप बात करेंगे, हर कोई एक ही चीज पे एम्फेसिस देते थे शुरू से, केवल फैब लाने पे, एटीएमपी लाने पे, केवल उस पे जोर देने के बजाय जोर दो आप पूरे इकोसिस्टम को लाने में, क्योंकि इसमें इतने स्पेशलाइज्ड केमिकल्स हैं, 250 के आसपास केमिकल्स और गैसेस हैं। Congress MP Deepinder Hooda has sharply criticized BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh, asserting that it is inappropriate to engage with Singh's statements given his serious legal troubles. Hooda highlighted that Singh is facing significant allegations, including charges of molestation involving 6 girls, as well as an FIR lodged against him by the Supreme Court's directive. Hooda's comments reflect his view that engaging with Singh's statements is inappropriate due to the gravity of the accusations and ongoing legal proceedings against him. 6 girls have been framed by Honorable Delhi Court. I don't think such an accused of heinous crimes, their statement is appropriate for me to even answer. How do you see the statement of Brij Bhushan? He's saying that it was all conspiracy, which is now being unearthed. See, an accused of heinous crimes on whom FIR has been launched on the order of Honorable Supreme Court and on whom charges of molesting 6 girls have been framed by Honorable Delhi Court. I don't think such an accused of heinous crimes, their statement is appropriate for me to even answer. How do you see the statement of Brij Bhushan? He's saying that it was all conspiracy, which is now being unearthed. See, an accused of heinous crimes on whom FIR has been launched on the order of Honorable Supreme Court and on whom charges of molesting 6 girls have been framed by Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju responded to the recent statement by Congress MP Rahul Gandhi, asserting that the 1975 emergency was condemned by the Indian people and emphasizing that such situation will not recur. Rijiju defended the safety of minorities in India, stating that no part of Indian territory has been lost under Prime Minister Modi's leadership and that India remains a safe haven for minorities from the neighboring countries. He also criticized those who defame India abroad, suggesting that such efforts are futile and nothing that some political leaders are seen associating with anti-India elements. In the central hall of the Indian Parliament, and that is the place where the Constituent Assembly sat and gave us the Constitution of India through We the People spirit. So to come there, give platform for the youth to speak in the central hall of the Parliament was a great occasion, and I must say that Honorable Prime Minister Modi ji has really given a good thought by coming out with such important initiative. And the speaker and the previous speakers, they all have played very important role in organizing National Youth Parliament. Now, it is not only about how to speak, how to present your case, but the functioning behind the parliamentary democracy is very key. And that's the end of the Inside News. Keep watching CVR News English.